बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा, हमने अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसका स्टार्ट लिया हुआ था। ठीक है, तो अब आज इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर नंबर 20 का, वो टॉपिक है हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि बोहर ने हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल प्रेजेंट किया था, ठीक है, उसके मतलब आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इसका जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इस मॉडल का या हाइड्रोजन एटम को प्रेजेंट करने का जो बोहर का मॉडल था, क्या इंट्रोडक्शन इसका बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि 1913 के अंदर, कब 1913 के अंदर, ठीक है, बोहर ने क्या किया, बोहर प्रपोज्ड द हाइड्रोजन propose the model of hydrogen atom। ठीक है, 1913 के अंदर, 1913 के अंदर बोहर ने इस हाइड्रोजन के मॉडल को प्रपोज किया। ठीक है, इसके ऊपर वर्किंग की। ठीक हो गया। फिर कहते हैं इसने ये जो मॉडल प्रेजेंट किया था, वो मॉडल प्रेजेंट क्यों किया, ये चाहता था कि जो रेडबर्ग की थ्योरी थी, ठीक है, जो हम पीछे सीरीज पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, बाल्मर पाचन पीफन, ये सारी सीरीज जो हमने पढ़ी थी, इसके अंदर हमने कहा था कि बाल्मर सीरीज को मजीद एक्सप्लेनेशन करते हुए मैथमेटिकल फॉर्म में जिस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था वो था रेडबर्ग। अब क्या किया, जो बोहर था, बोहर ने क्या किया, जो रेडबर्ग की थ्योरी थी, ठीक है, उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट किया। ठीक है, अब 1913 बोहर प्रपोज मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ, ठीक है, टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रेडबर्ग। ठीक है, रेडबर्ग के रिजल्ट जो उसने निकाले थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने एक न्यू हाइड्रोजन एटम का मॉडल प्रेजेंट किया ताकि जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन थी वो ज़्यादा मजीद दी जा सकी। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि जो बोहर का ये जो मॉडल था, ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स को भी फॉलो करता था, ये क्वांटम मैकेनिक्स को भी फॉलो करता था, ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स को भी फॉलो करता था। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स मॉडल of hydrogen atom obey the classical physics as well as modern physics। ठीक है, ये जो बोहर का ये जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम, ये क्या करता था, क्लासिकल फिजिक्स को भी ओबे करता था, मॉडर्न फिजिक्स को भी ओबे करता था, या क्लासिकल या क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को ये ओबे करता था। फिर क्या कहती है कि ये जो आपके पास, इसको फिर नाम दिया गया, ठीक है, इसको नाम दिया गया सेमी क्लासिकल थ्योरी। इसको ये जो बोहर की थ्योरी थी, इसको फिर क्या नाम दिया गया, सेमी क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, बोहर के जो मॉडल था इसको और भी क्या नाम दिया जाता है, सेमी क्लासिकल थ्योरी। सेमी क्लासिकल क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये क्लासिक ना तो ये कंप्लीटली क्लासिकल है, ना तो ये कंप्लीटली मॉडर्न है, इस वजह से इसको क्या कह लेते हैं, सेमी क्लासिकल थ्योरी। फिर कहते हैं इट बेस्ड थ्योरी बेस्ड अपॉन सम पोस्टुलेट्स। ठीक है, कि ये जो थ्योरी थी ये बेस करती है कुछ पार्सुलेट के ऊपर जो बोहर ने प्रेजेंट किए थे। ठीक है, उन पार्सुलेट के ऊपर ये थ्योरी बेस करती है, ठीक है, रिलाई करती है। अब कहते हैं अगर हम पार्सुलेट 1 की तरफ देखें, पार्सुलेट 1 को अगर हम डिस्कस करना चाहें, ठीक है, पार्सुलेट 1, पार्सुलेट 1 में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एटम न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, आपके पास सपोज है क्या, आपके पास एक न्यूक्लियस है,
ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है, ठीक है। सपोज इधर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और एक इधर भी मूव कर रहा था। ये क्या होते हैं कि ये बाउंड होते हैं अपने पाथ के, कि अगर ये इस ऑर्बिट में रहकर घूम रहा है तो उसने इसी ऑर्बिट के गिर्द रहना है, ठीक है। इसी ऑर्बिट में रहना है, जंप या एक्साइट या डी एक्साइट नहीं होना, ठीक है। जो फर्स्ट पास्टुलेट था, इसको एक और नाम भी दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट। इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट, ठीक है। इसको स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट इस वजह से कहा जाता है कि जो आपके पास एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द जो एटम घूम रहा होता है, ठीक है, एटम घूम रहा होता है या इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है, इसने स्टेशनरी रहना, मतलब कि अपने पाथ पर ही रहना है, अपने पाथ को ही फॉलो करना है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में था उसने फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहकर मूव करना है, जो सेकंड ऑर्बिट में था उसने सेकंड ऑर्बिट में रहकर ही मूव करना है, ठीक है। इसलिए इस वजह से इसको वो कहते हैं कि ये क्या है? स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट भी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं एक्सप्लेनेशन के तौर पर, तो कहते हैं an electron bound to nucleus in an atom, an electron is bound to move in a nucleus ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द घूमने के लिए बाउंड होता है, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स, अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास फर्स्ट पास्टुलेट था, बोहर ने अपना फर्स्ट पास्टुलेट प्रेजेंट किया, उसमें उसने कहा कि ये इसको एक और नाम भी दिया जाता है कि स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट है, कि आपके पास जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने मदार को ही फॉलो करता है, ठीक है। मसलन कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसने फर्स्ट में ही रहना है, जो सेकंड में घूम रहा है, मूव कर रहा है, उसने सेकंड में ही कहना है, यानी कि वो बाउंड होता है, ठीक है, कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट पास्टुलेट, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट। अगर हम सेकंड पास्टुलेट की तरफ मूव करें, ओके स्टूडेंट, अगर हम सेकंड पास्टुलेट की तरफ मूव करें तो सेकंड पास्टुलेट में क्या कहते हैं, एक मिनट देख लेते हैं वो भी। सेकंड पास्टुलेट था, उसको दूसरा नाम जो दिया जाता है पास्टुलेट 2, ठीक है। उसको जो दूसरा नाम दिया जाता है, दूसरा नाम क्या दिया जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा पास्टुलेट था और इसको नाम दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कहते हैं कि अगर जो पास्टुलेट 2 या क्वांटाइजेशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट के स्टेशनरी ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है, लेकिन सेकंड पास्टुलेट के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो जो मूव कर रहा था अपने ऑर्बिट के गिर्द, सिर्फ वो ही मूव कर सकता है स्टेशनरी ऑर्बिट में जिसका, ठीक है, जो कि इक्वल हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वो आपके पास आ रहा था h/2 पाई के, ठीक हो गया। आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है, वो तब ही मूव करेगा जो कि इक्वल हो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल के, और वो क्या आ रहा था h/2 पाई। अब इसको जरा डिटेल के साथ मैं लिखता हूं, तो कहते हैं
only those stationary orbits are allowed, only those stationary orbits are allowed कि सिर्फ वही ऑर्बिट आपके पास अलाउ होंगे। कौन से होंगे? फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equal to the integral multiple of, is equal to the integral multiple of, is equal to the integral multiple of h over 2 pi, of h over 2 pi। ठीक हो गया? दैट इज इक्वल टू एच कट, ये इसको एच कट के बराबर भी कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं अगर हम देखें एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। ठीक हो गया? एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। अब अगर हम इसके साथ लगा दें इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि एन, ठीक है, तो एन की वैल्यू इधर कोई सी भी आप ले सकते हैं। एन बराबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 से लेकर ऑनवर्ड आप कोई सी भी वैल्यू आप एन के लिए पुट कर सकते हैं। अब ये बराबर होगा इस फार्मूले के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के। फिर कहते हैं कि जो इधर एन आ रहा है, ये जो एन आ रहा है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो एन है ये क्या चीज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चूंकि हमने कहा था कि ये जो थ्योरी है या जो मॉडल बोर्ड ने प्रेजेंट किया था ये क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम, या आपके पास जो मॉडर्न फिजिक्स थी उसको भी ओबे करता था। तो अब इधर जो एन आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन जो आपके पास आ रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और आर क्या होगा? रेडियस होगा। जिस ऑर्बिट के गिर्द वो घूम रहा है उसका वो आपके पास आ जाएगा रेडियस। ठीक है, और एच इधर आ रहा है। एच आपको पहले से पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, एच इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक हो गया? ये आपके पास फार्मूला था, यानी कि बोहर ने क्या बताया अपने दूसरे पोस्टुलेट के अंदर या क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउ होंगे जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगा किसके? h ओवर 2 पाई के। और h ओवर 2 पाई को हम h कट भी कहते हैं, या h कट की जगह आप एम वी आर भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 2। अब अगर देखें पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ, पोस्टुलेट 3 की तरफ देखते हैं क्या कहते हैं। पोस्टुलेट 3 में कहते हैं, पोस्टुलेट नंबर अब आपका 3, उसको हम दूसरा नाम भी दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी नाम दिया जाता है किसको? बोहर के जो पोस्टुलेट नंबर 3 को, ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि जो आपके पास व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन दैट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, यानी कि अगर आपके पास एक ऑर्बिट था, अपने ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन था अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा था, वो क्या हुआ है जिसको हम कहते हैं डी एक्साइट हो गया। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट्स में जब वो आ जाए तो क्या होता है? हाई एनर्जी स्टेट दैट इज EN टू लोअर एनर्जी स्टेट EP। अ फोटॉन ऑफ एनर्जी HF इज इमिटेड, कि एक क्या होता है कि एक फोटॉन इमिट हो जाता है। ठीक है, क्या फिर से सुने, कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूमते घूमते या मूव करते हुए क्या करता है, अपने हायर ऑर्बिट से या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में आ जाता है, तो क्या होता है तब वहाँ एक फोटॉन इमिट होता है। ठीक है, फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कह रहे हैं कि HF के बराबर होती है। मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन मैथमेटिकल भी बता देता हूँ। कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
when an electron makes a transition that is jump from higher energy ऑर्बिट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी स्टेट कह सकते हैं, हायर एनर्जी स्टेट En टू लोअर एनर्जी स्टेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं EP के। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आता है, En से EP पर आता है, तो क्या होता है, a photon of energy HF is emitted। ठीक हो गया। क्या कहते हैं, फिर से एक दफा सुन ले, वही बात बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ट्रांजिशन करते हुए जंप करता है कहां से कहां तक, अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर, तो क्या होता है कि एक फोटॉन इमिट होता है जिसकी एनर्जी फिर होती है HF। ठीक है, ये जो फोटॉन है इसकी एनर्जी क्या आती है, HF। फिर कहते हैं कि अगर आप देखें HF जो बराबर होता है, HF इज इक्वल टू, अब जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां से कहां पर जा रहा था, En से -EP तक। ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक जा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास फार्मूला बन जाएगा HF इज इक्वल टू En -EP। फिर आपको पता है कि हम पढ़ते आ रहे थे कि अगर हम F की बात करें तो F आपके पास होता है C/λ। अगर आपके पास जो कोई आपके पास न्यूमेरिकली एग्जांपल इस फॉर्म की बन जाए कि आपने उधर फ्रीक्वेंसी की जगह आपको स्पीड ऑफ लाइट या वेवलेंथ की जरूरत पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, F की जगह C/λ को पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास 3 पार्सुलेट जो कि बोहर के हाइड्रोजन एटम के मतलब थे, जो बोहर ने मॉडल प्रेजेंट किया था हाइड्रोजन एटम का। 3 पार्सुलेट पढ़े हमने। पहला पार्सुलेट उसमें कहते हैं कि ये क्या होता है, स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट है। फिर दूसरे में पढ़ा कि वो कहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब था। फिर तीसरे में कहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, कहते हैं कि जो डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, कि जो डी ब्रॉगली की इंटरप्रिटेशन थी बोहर ऑर्बिट में वो क्या थी, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं, चूंकि वो इसी के रिलेटेड है सारी। de Broglie's interpretation ठीक है, de Broglie's interpretation of Bohr's orbit कि डी ब्रॉगली ने जो इंटरप्रेशन की बोहर के ऑर्बिट में वो क्या थी। कहते हैं कंसीडर कि आप क्या करें कि एक लेंथ L की स्ट्रिंग को कंसीडर कर लें। कहते हैं कि एक आपके पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, L है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या आ गई, L। ठीक है, अब क्या करें कि अगर हम देखें स्ट्रिंग को, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग थी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ वो क्या थी, L। कहते हैं स्टेशनरी वेव आर सेट अप इन अ स्केटर्ड स्ट्रिंग। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्केटर्ड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर जो L बराबर होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये पहले क्या थी, अब ये जो आपके पास स्ट्रिंग आ रही है वो कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, स्केटर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, स्केटर्ड स्ट्रिंग अब आपके पास ये आ रही है। पहले तो आपके पास सिंपल थी, अब क्या हो रही है, स्केटर्ड आ रही है। ठीक है,
या आप इसको स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच भी कह सकते हैं, स्केटर्ड की बजाय स्ट्रेच कह दें तो वो बेहतर रहेगा। स्ट्रेच स्ट्रिंग है आपके पास, ये स्ट्रेच्ड, ये आपके पास आ गई स्ट्रेच स्ट्रिंग। फिर कहते हैं कि जो इस फॉर्म में आपके पास जो एल आता है, एल वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के। ठीक है, पहले क्या किया हमने, एक लेंथ एल की क्या किया, उसको स्ट्रिंग ले ली, उसकी जो पहले सिंपल थी, फिर हमने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने के बाद जो उसकी लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, एन लैम्डा की। फिर कहते हैं कि एन आपके पास जो है वो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, किसी भी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी आप एन की जगह पुट कर सकते हैं। फिर कहते हैं ये इधर जो एन है वो एक क्या है, इंटीजर है, इंटीजर आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। कहते हैं फिर क्या करें कि अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है बेंट इनटू सर्कल ऑफ रेडियस फॉर n इज इक्वल टू 3, कि आपने क्या करना है कि आपने इसको बेंड कर देना है। पहले ये सीधी थी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, अब आपने क्या करना है कि आप इसको बेंड कर दे। ठीक है, आपने क्या किया, इसको बेंड कर दिया। ठीक है, आपने इसको क्या किया, बेंड कर दिया। अब इसकी जो लेंथ आ रही है, ठीक है, जो इसकी अब लेंथ आ रही है वो तो लेंथ आ रही है अब इस फॉर्म में, पहले तो सीधी थी, स्ट्रेट, आपके पास जो स्ट्रिंग थी वो स्ट्रेट थी, अब आपने क्या किया, उसको बेंड कर दिया। ठीक है, बेंड कर दिया तो आपके पास ये देखिए, आपके पास एक पूरा सर्कल की फॉर्म बन गई है। कहते हैं कि इफ 2πr इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है, तो हमें पता है कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, हमें पता है बराबर होता है 2πr के। ठीक है, 2πr के बराबर होता है। फिर कहते हैं कि अब जो l होगा, ठीक है, अब l जो आपके पास पहले तो स्ट्रेट लाइन था, अब जो l होगा वो टोटल सर्कल की फॉर्म में जो आ रहा है वो उसकी लेंथ होगी, तो अब l किसके बराबर आ जाएगा, 2πr के। अब कह लें इसको नंबर इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। कहते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या करें, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2πr, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2πr के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इधर से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो लैम्डा इधर से क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, जब हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था टॉपिक अपना, ठीक है, तो उधर हमने क्या किया था कि लैम्डा के लिए एक अलग से फार्मूला निकाला था हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली आप क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन का जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो फार्मूला आपके पास आ रहा था, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। फिर हमने कहा था p हमारे पास इधर क्या आ रहा है, p एक मोमेंटम है, तो अगर हम मोमेंटम की वैल्यू पुट करें p की जगह तो p किसके बराबर, सिंस p इज इक्वल टू mv, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है h ओवर mv के। ठीक है, जो कि था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फिर आप क्या करें कि अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, अब आप क्या करें, इसकी जगह किधर गया है, ये आपके पास आ रहा था लैम्डा, इधर इज इक्वल टू hp था, आपने जो फार्मूला अखज किया था कंपेयर करके लैम्डा इज इक्वल टू 2πr। अब आप क्या करें, इस लैम्डा की जगह h और p को पुट कर दें, h और p की जो वैल्यू आई थी h ओवर mv। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो इक्वेशन थी इसको मैंने क्या किया, लैम्डा की जगह पुट कर दिया h ओवर mv इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब अगर आप इधर से क्या करें, mvr की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते थे, जो कि हमने अपने पोस्टुलेट नंबर 2 में पढ़ी थी, निकाली थी, आप क्या करें, mvr को इधर मल्टीप्लाई कर दे, mvr। ठीक है, और r 2π इधर क्या हो रहा था, ये देखिए ये वाली चीज इधर चली गई, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू m ओवर mv नहीं 2π। ठीक है, ये mvr आपके पास इधर आ गया। अब देखिए r के साथ 2π और mv दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए,
H अपनी जगह पर कायम। अब H के साथ ये क्या हो रहा था, n डिवाइड हो रहा था इस फॉर्म के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। और ये क्या था, सेकंड पार्सुलेट, ठीक है। यानी कि जो डी ब्रागले ने अपनी वर्किंग की, वर्किंग करने के बाद जो उसने अपना फार्मूला या अपनी रिजल्ट्स ड्राइव किए वो किसके मुताबिक आ रहे थे, बोहर के सेकंड पार्सुलेट के मुताबिक आ रहे थे। ठीक हो गया। तो अब कहते हैं, तो ये थे हम हमारे पास सारे का सारा बोर का जो हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल था जो उसने प्रेजेंट किया। हमने इसके अंदर इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। ये था कि जो बोहर ने ये मॉडल प्रेजेंट किया था वो था 1913 के अंदर, ठीक है, 1913 के अंदर। फिर उसने कुछ डायरेक्ट नहीं, एक ही फॉर्म में नहीं पेश किया ये वाला अपना मॉडल, बल्कि 3 पार्सुलेट के अंदर उसने हमें ये समझाया। फिर हमने क्या किया कि जो डी ब्रागले इंटरप्रेशन की बोहर के ऑर्बिट में, जो डी ब्रागले ने वर्किंग की थी बोहर के मुताबिक, तो डी ब्रागले का जो आंसर आया था वो आया था अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पार्सुलेट, ठीक है, बोहर के सेकंड पार्सुलेट के मुताबिक उसका आंसर आया था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जिसका नाम था बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका एक फर्दर रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम क्वांटाइज्ड रेडियाई, ठीक है, वो भी बोहर ने ही इसके मुतल्लिक वर्किंग की थी, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में क्वांटाइज्ड रेडियाई के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।